नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। बिहार में कांग्रेस के राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली वाली एक आवाज़ आई, बयान आया जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। अब इस पे पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का आज प्रतिक्रिया आया है। उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने दुख व्यक्त किया, आरजेडी पर उन्होंने हमला किया, कांग्रेस पर क्या किया, इस पर हम आज के शो में बात करेंगे। इसके साथ बात करेंगे एसआईआर को लेकर और उसमें आधार कार्ड की मांग जो चल रही थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। फैसला कहेंगे एक टिप्पणी दी है उन्होंने, क्या टिप्पणी है इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि पप्पू यादव को बार बार अपमान का घूंट क्यों पीना पड़ रहा है। पिछली बार मंच पे जाने से उनको रोका गया था, इस बार भी ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें वो बहस करते दिख रहे हैं, उनको मंच पर से जाने से रोका गया, वो दूर ही बैठे दिखे, मायूस दिखे, कुर्सी पर सिर लटकाए। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। तो सर, आज का जो पहला टॉपिक है वो ये है कि कांग्रेस के मंच से मां की गाली, प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से गाली दी गई, भीड़ से एक आवाज़ आई जिसमें मां की गाली थी और जिसको वीडियो को कहीं चलाया नहीं गया क्योंकि वो जाहिर सी बात है गाली गलौज चलाया नहीं जा सकता है। उस पर बीजेपी ने लगातार प्रतिक्रिया दी और देखा किस तरीके से सदाकत आश्रम के बाहर लाठी भी चल गया दोनों के बीच में। आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या क्या कहा है उस पर? देखिए, प्रधानमंत्री जो है जीविका दीदी के लिए शुरू किए गए एक कार्यक्रम में वो जिस तरीके से बात कर रहे थे उसमें वो मुद्दा लेकर के आए और उन्होंने ये बात बड़े ही साफ तरीके से कह दिया कि बिहार में मां का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है। और उनको जब गाली दी गई उसके 7वें दिन प्रधानमंत्री ने रिएक्ट किया और उस रिएक्शन के पीछे की वजह भी है कि जीविका दीदी के लिए आज बहुत बड़ा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम का हिस्सा कौन बन रहे थे, तो प्रधानमंत्री बन रहे थे। और प्रधानमंत्री चूंकि जुड़े हुए थे तो उन्होंने इस तरीके से बात करके बड़ा साफ कर दिया कि भाई उनके दिलो दिमाग में महिलाओं के लिए क्या जगह है। अब उन्होंने ये बात जरूर कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने मेरी मां को गाली दी, ये देश की हर मां का अपमान है और उनको छठी मैया से माफी मांगी जानी चाहिए और जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता मिले, नेता मिले, उनका विरोध किया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी और ये मंच सजाया गया था राहुल और तेजस्वी यादव के लिए और उसके बाद से ही ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। उन्होंने पीएम ने कहा, इनफैक्ट 36 मिनट का संबोधन पीएम ने किया और पीएम ने कहा कि मैं गरीब परिवार से हूँ, समाज और देश की सेवा में लगा हूँ, मैंने अपना हर दिन हर क्षण देश के लिए समर्पित किया है और इसमें मेरी माँ का आशीर्वाद है, उनकी तपस्या है, उनकी बड़ी भूमिका है। मुझे जन्म देने वाली माँ ने मुझे तमाम दायित्वों से मुक्त कर दिया और मुझे देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तो आप समझिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, किस तरीके से उनके मन में पीड़ा हुई है और उसको वो सही प्लेटफॉर्म पर बखान कर रहे हैं। कहते हैं कि उनकी माँ ऐसी थी कि कभी अपनी पीड़ा बयां नहीं करती थी, कभी साड़ी नहीं खरीदती थी, पैसे बचाती थी और हम तमाम भाई बहनों को पालने में खर्च करती थी और जितनी भी कठिनाइयां वो झेलती थी कभी उसका बखान नहीं करती थी। और पीएम कहते कहते और भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि माँ का स्थान भगवान से भी ऊपर है और कहा भी जाता है कि भाई माँ पिता भगवान से भी ऊपर होते हैं। अगर माता पिता की इज्जत, उनका सम्मान करना आप नहीं जानते तो निश्चित तौर पर आप भगवान को भी नाराज कर रहे हैं। तो पीएम का कहना यह है कि ये नामदार लोग हैं। नामदार शब्द का प्रयोग पीएम लोकसभा में भी कर चुके हैं। नामदार इसलिए कहा गया है क्योंकि तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद के सुपुत्र हैं, राहुल गांधी भी सोनिया गांधी और राजीव गांधी के सुपुत्र हैं। तो कहा, ये पीएम ने ये कहा है कि ये सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं और हम गरीब ठहरे, हम कामदार लोग हैं। अब सवाल ये है, पीएम ये कहते हैं कि मेरी माँ का तो शरीर भी नहीं रहा और उनका राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है, तो मंच से फिर उन लोगों ने गाली क्यों दी? ये कितनी गलत बात है। और
इस पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से मुझे गाली दी गई, मेरी मां को गाली दी गई, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता हर गली में दिखें तो आप उनका विरोध करिए, जताइए और कहिए कि छठी मैया से माफ़ी मांगे। आपको पता है कि पीएम हर बात को लोगों से जोड़ना बखूबी जानते हैं और ख़ास तौर पर बिहार में एड्रेस कर रहे थे तो उनको मालूम है कि अभी 20 दिन बाद दशहरा है, दशहरा के बाद छठ होता है। बिहार में 2 बार छठ मनाया जाता है, 2 बार दशहरा भी मनाया जाता है। तो देखिए अब जो छठ का मौसम आएगा, छठ का जो समय आएगा, ये अक्टूबर में दशहरा और उसके बाद फिर छठ, तो ये आप जान लीजिए इनफैक्ट सितंबर में ही छठ नवरात्रा शुरू हो जाएगा। तो ये छठ का पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। छठ के दरमियान ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने उससे भी जोड़ने का प्रयास किया है कि बिहार के लोग कैसे छठी मैया का सम्मान करते हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है अंकित कि इस मुद्दे को बीजेपी बहुत बड़ा करेगी। प्रधानमंत्री को सीधा गाली दिया गया है और उस मंच से गाली दिया गया है जो कि मंच राहुल और तेजस्वी के लिए तैयार किया गया था। इस मुद्दे को बीजेपी इतना बड़ा बनाएगी, जेडीयू इतना बड़ा बनाएगी, आप देख लीजिएगा चुनाव के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और दरअसल हम आपको कह दें कि आप पास्ट में भी देखेंगे तो पीएम के लिए जब जब आप शब्द का प्रयोग किया गया, गलत भाषा का प्रयोग किया गया, विपक्ष को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। पीएम के लिए मौत का सौदागर इस्तेमाल किया गया और गुजरात में सत्ता आ नहीं पाई कांग्रेस के हाथ में। उसी तरीके से पीएम के लिए बहुत तरह का शब्द कहा गया, चौकीदार चोर है। आपने देखा होगा राफेल को लेकर के बहुत तरह की बात हुई और 2019 में किस तरीके से पीएम की जीत हुई। तो ये तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिसको देख करके ये लगता है कि भाई जिस तरीके से इस बयान की निंदा की गई है, गृह मंत्री से लेकर के राज्यपाल से लेकर के तमाम लोगों ने निंदा की है और मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में केस भी दर्ज हुआ है। तो एक बात तो बहुत साफ नजर आता है कि लगातार बीजेपी इस मुद्दा को गर्म रखे हुए है, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देखिए आगे क्या होता है। पर प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ करके एक बात तो साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री दुखी हैं, प्रधानमंत्री बेहद लोकप्रिय हैं और अगर प्रधानमंत्री इस तरीके से दुखी होकर के बात करते हैं तो जनता पर इसका बड़ा इम्पैक्ट तो होगा। जाहिर सी बात है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माताओं को गाली देने वाले लोगों का यह मानसिकता रही है कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, महिलाओं से रिलेट कर किया उन्होंने और इसको बीजेपी भी बड़ा मुद्दा लगातार बना रही है। बड़े से बड़े नेता कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं झारखंड वगैरह तमाम जगहों पर। दूसरा सवाल यह है कि आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार पर इतना जोर क्यों है भाई। एसआईआर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है। एसआईआर को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। राहुल गांधी की जो यात्रा अभी जिस पे चर्चा भी हो रही है, जिसमें ऐसी गाली और तमाम चीज़ों की बात आई है, ये आधार कार्ड ये एसआईआर को लेकर ही हुई है, यात्रा अभी हुई है जो। तो इसमें आधार कार्ड को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उससे विपक्ष को कितना बड़ा झटका हो मिल सकता है। देखिए मुझे ये साफ समझ में बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ तो बहुत साफ कर दिया, वो ये साफ कर दिया कि भाई आधार कार्ड ही नागरिकता का एकमात्र पहचान नहीं हो सकता है। इस बात को आप जान लीजिए। तो एक चीज़ तो बहुत साफ हो गया कि आप लोग जिस तरीके से आधार कार्ड की बात कर रहे हैं वो नागरिकता का एकमात्र पहचान नहीं है। तो इसका मतलब जो लोग इस बात को लेकर के बार बार खासतौर पर आरजेडी के तरफ से इस बात को लेकर के जोड़ दिया जा रहा था कि जिनके पास आधार है उनको नागरिकता मिल जाना चाहिए, तो इस पर पीठ ने बड़े साफ तौर पर कहा कि आधार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा से आगे आधार की स्थिति को नहीं बढ़ा सकते। और इस पे एक जज थे पुट्टू स्वामी, उनके फैसले को सामने रखते हुए राजनीतिक दलों की उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह आधार कार्ड को नागरिकता का एकमात्र प्रमाण पत्र घोषित करे, उसको स्वीकार करे। राजनीतिक दलों की यह मांग इसलिए थी कि बिहार में एसआईआर के बाद मतदाता सूची में लोग
आधार के आधार पर अपना नाम दर्ज करा सकें। अब सवाल ये उठता है कि न्यायालय ने कहा कि आधार की स्थिति को कानून में निर्धारित सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और आधार की स्थिति को कानून में निर्धारित सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो दरअसल जो सीजेआई भावी सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने सोमवार को कहा कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए आधार भी मान्य दस्तावेजों में से एक होगा। यह ठीक बात है, लेकिन इससे पहले इसी पीठ ने कहा था मतदाता सूची में नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ आधार भी एक पहचान दस्तावेज हो सकता है। लेकिन कल की जो बात है, क्योंकि प्रशांत भूषण दलील दे रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई 65 लाख नामों के लिए आधार को पहचान के एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इसके जवाब में पीठ ने कहा कि हम आधार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा से आगे आधार की स्थिति को नहीं बढ़ा सकते। तो आपको पता है कि आधार अधिनियम जो है, अगर हम धारा 9 की बात करें तो आधार संख्या या उसका प्रमाणीकरण अपने आप में किसी आधार संख्या धारक को नागरिकता या निवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा या उसका प्रमाण नहीं होगा। ये आधार का ही अधिनियम की धारा 9 कहता है और 2018 में पुट्टू स्वामी के फैसले में ये बात कही भी गई थी। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कह दिया कि भाई आधार पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। हम यह आदेश नहीं देंगे कि आधार नागरिकता का अंतिम प्रमाण है। तो मतलब आधार आपके पास है, फिर भी ये नागरिकता आपको प्राप्त है, ये अंतिम प्रमाण नहीं है। और एक बात आप जान लीजिए कि चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिवक्ता उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा कि कुछ जिले में आधार की उपलब्धता 140% है। तो 140% उपलब्धता का मतलब है कि वहाँ बड़े पैमाने पर फर्जी पहचान पत्र बनाया गया है। और केंद्र ने इस बात पर कई बार जोर दिया गया है कि अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश में प्रवेश कर गए हैं और आधार कार्ड बनाने में कामयाब रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि पीठ ने तब राजनीतिक दलों से कहा कि आप बूथ स्तर के एजेंटों को सक्रिय करें और जिन लोगों का मतदाता सूची से गलत तरीके से नाम हटा दिए गए हैं वो बूथ स्तर के अधिकारियों के समक्ष दावा पेश करें ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सके। तो एक बात जो बहुत साफ नजर आया कि मतदाता पुनरीक्षण के मसले पर आधार एकमात्र आधार होगा आपकी नागरिकता का, ऐसा नहीं है। वो कोर्ट के बयान से ऐसा साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो एसआईआर में आधार कार्ड की जो मांग कर रहे हैं लोग, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कितनी जरूरी नहीं है। अगर निर्वाचन आयोग या जो भी है अगर उसको लगता है कि आधार कार्ड एक जरूरी कागजात नहीं है तो उसको शामिल नहीं करना चाहिए। अब पटना में एक बड़ा कल चर्चे में रहा पप्पू यादव का वो वीडियो, वो जो वायरल लगातार हो रहा है, जिसमें वो मंच पर चढ़ने के लिए मनुमार कर रहे हैं, लगातार मतलब बहस कर रहे हैं। एक महिला है जिससे बहस कर रहे हैं और वो बार बार वो रोक रही है कि नहीं, स्टेज पर नहीं जाने दिया जा सकता है। थक हार के पप्पू यादव जाके रैली में कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिर झुका होता है। इस तरीके की फ़ोटोज़ भी उनकी दिख रही है, मतलब दिख रहा है कि कितने वो मजबूर दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव के कसीदे पढ़ने के बाद, शान में कसीदे पढ़े उन्होंने, पिछली बार देखा गया, और इतनी कोशिश किए, अभी भी लगातार यही कहते हैं कि राहुल गांधी के लिए कि क्रांतिकारी, क्रांतिवीर, तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन सब के बावजूद पप्पू यादव की ये स्थिति साफ साफ दिख रही है कि वो कितने कमजोर दिख रहे हैं, जबकि वो इतने चर्चित सांसद हैं, सब कुछ है। क्या वजह है? देखिए, वो सारी बातें, पप्पू का एक्सेप्टेंस कांग्रेस द्वारा भी, कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा भी नहीं हो पा रहा है और आरजेडी तो जबरदस्त तरीके से विरोध कर ही रही है। पप्पू यादव ने प्रयास जरूर किया, जननायक तक बता दिया, लेकिन उस सब के बावजूद भी पप्पू को आरजेडी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये रंजिश बहुत पुराना है अंकित। और एक सबसे बड़ी बात है कि यादव समाज से पप्पू यादव आते हैं और तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि यादव समाज से दूसरा नामचीन व्यक्ति आगे बढ़े और जो तेजस्वी यादव की राह का कांटा बने।
आपको याद होगा पूर्णिया में तेजस्वी यादव पहुंचे थे और किस तरीके से उन्होंने खुलेआम स्टेज से कहा था कि या तो एनडीए को वोट दीजिए या इंडिया को वोट दीजिए, क्योंकि पप्पू निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। अब बड़ा सवाल ये उठता कि पप्पू यादव को भी कांग्रेस बड़ा सेलेक्टिवली इस्तेमाल करती है। अहमदाबाद के अधिवेशन में बुलाती है लेकिन बिहार में इग्नोर करती है, और इसका मात्र एक बड़ा कारण ये है कि बिहार में कांग्रेस कभी भी आरजेडी के कॉस्ट पर पप्पू को सटाएगी नहीं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो इसलिए पप्पू यादव से दूरी बनाया जा रहा है। पप्पू यादव का जब इस्तेमाल करना होता है तो गाली दिलवाने के लिए आरजेडी के खिलाफ उनका इस्तेमाल होता है। पप्पू यादव ने कोशिश किया लालू प्रसाद का पैर छुएं, तेजस्वी यादव की शान में कसीदे पढ़ें, लेकिन आरजेडी पप्पू यादव को बहुत पहले से समझ रही है। आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव का समय था तो उस समय पप्पू यादव लालू और तेजस्वी से मिलने गए थे, और पप्पू यादव को ये कहा गया था, जैसे मेरे पास जानकारी है, कि आप ठीक है हमारे साथ आइए, अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करा लीजिए, जो हमारे सूत्र बताते हैं। लेकिन अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और वो कांग्रेस में विलय कर लेते हैं। और आनन फानन में जिस तरीके से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया, उससे एक बात तो बहुत साफ समझ में आ गई कि किस तरीके से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पप्पू की काट छांट में लगे हुए हैं। तो पप्पू यादव भी नहले पे दहला चलते रहते हैं और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद भी पप्पू यादव को भली भांति समझते हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि पप्पू यादव के साथ अगर कोई खेल कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनको सेलेक्टिवली इस्तेमाल करती है, वो बिहार के बाहर उनको बुलाती है, बिहार के भीतर उस तरीके से तवज्जो नहीं देती। और ये पहली घटना नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। राहुल गांधी जब पटना पहुंचे थे, अखिलेश सिंह उनके साथ थे, पप्पू यादव को मौर्या होटल पे भी मिलने नहीं दिया गया, एयरपोर्ट पर भी मिलने नहीं दिया गया। जबकि राहुल गांधी लालू यादव से मिलने गए, तेजस्वी यादव से मिले, उनके घर पर मिले, और पप्पू यादव मिल नहीं पाए। आप देख लीजिए कल क्या हुआ, वो भी आपके सामने साफ है। उससे पहले भी यात्रा शुरू हुई थी, उसमें कन्हैया कुमार और तेजस्वी माफ करिएगा पप्पू यादव दोनों को पास चिपकने नहीं दिया गया था। तो ये उदाहरण ये बताता है कि आरजेडी के लोगों की लाइकिंग पप्पू और तेजस्वी कन्हैया को लेकर के क्या है, लेकिन पप्पू यादव को लेकर के जो है वो एक बार फिर से सरफेस पर आ गया, सामने आ गया। और इसीलिए हम लोग इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि बार बार पप्पू यादव को का इंसल्ट हो रहा है, पर पप्पू यादव भी हर बातों को पी करके लगातार ये बताने में लगे हुए हैं कि वो कांग्रेस के बड़े वफादार हैं। पप्पू यादव के पास मुझे लगता है कि कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस के अलावा क्या विकल्प पप्पू यादव के पास हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली, वो भी ट्राई कर लिया, और दूसरी तरीके से क्या वो उस समय का इंतजार कर रहे हैं कहीं कांग्रेस अलग हो, फिर उनको बड़ा मौका मिले, मुख्यमंत्री का चेहरा टाइप का, या प्रदेश में बड़े दर्जा मिले? नहीं, इस बात का इंतजार तो उन्होंने बहुत समय से किया, लेकिन कांग्रेस अलग होगी इसकी संभावना मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ती है। कांग्रेस साथ ही रहेगी। राष्ट्रीय राजनीति में आरजेडी को कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस को भी आरजेडी की जरूरत है। सबसे पुरानी एलआई आरजेडी है, कांग्रेस आरजेडी के साथ बने रहना चाहती है, और इसीलिए आप देखते हैं कि लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में बेहतरीन केमिस्ट्री। बिल्कुल। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में जो चल रहा है वो यही है कि पप्पू यादव चर्चे में है। हालांकि पप्पू यादव अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं, वो यही बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो बोल रहे हैं स्टेज पर हमारी ज़रूरत क्या है। इसके साथ ही आधार कार्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला या जो बयान टिप्पणी दिया वो भी काफ़ी मायने रखता है कि एसआईआर में जिस तरह जहाँ एक तरफ पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, चुनाव आयोग पर तमाम टिप्पणी कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ी टिप्पणी कर रहा है, उन सब के बीच में आधार कार्ड और एसआईआर से रिलेटेड लगातार कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें, निर्णय आ रहे हैं या ऐसी टिप्पणियाँ आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से जो साफ साफ दिख रही हैं कि चुनाव आयोग अभी भी सुरक्षित है। कांग्रेस के मन से मां की गाली पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और महिलाओं से कनेक्ट किया। इन सब का बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।